अगला पाठ जो हम पढ़ाएंगे वो है सच्ची वीरता। सरदार पूर्ण सिंह का लिखा हुआ निबंध है। तो एक तो बच्चों को हम अनुभव कराएंगे कि आज से 50-60 साल पहले किस प्रकार का लेखन होता था, और दूसरे ये एक ऐसा निबंध है जिसमें विचारों की प्रमुखता है। विचार एक के अंदर एक गुथे हुए हैं, एक के बाद एक, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इसमें जो उनकी प्रेरणा स्रोत लोग रहे हैं, और देश विदेश के लोगों का इसमें जिक्र है। लेकिन जो उन्होंने इसमें लोगों के उदाहरण दिए हैं उसमें उनकी पूरी कथाएं तो है नहीं। तो इसलिए इसमें बच्चों को ये भी प्रेरित करना है कि जिन लोगों के नाम आए हैं उनके बारे में खुद भी ढूंढें और समझें कि ये सब अलग अलग प्रकार के लोग थे। जैसे जोन ऑफ आर्क का नाम कहीं नहीं आया है, केवल उन्होंने कहा कि ये एक युवती कन्या थी जिसने फ्रांस का भाग्य बदल दिया। तो अब बच्चे खुद ही ढूंढें कि भाई कौन थी, और इस निबंध को एक प्रकार से बहुत तरह के प्रेरणा स्रोतों को ढूंढकर, एक तो उन्होंने वीरता को केवल लड़ाई ही नहीं माना है, वीरता को बहुत गंभीरता से समझाया है। तो भाषा के सौंदर्य को तो समझाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ लेखन को समझना कि किस तरह से उन्होंने उदाहरण ढूंढे हैं और उनको कैसे पिरोया है, ये मुख्य बात है इस पाठ की। गुड आफ्टरनून, बैठो। कैसे हो सब लोग? ठीक है, अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 3। क्या नाम है इसका? सच्ची वीरता, जिसको कि सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। ये बहुत पहले साहित्यकार थे, आज के नहीं हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से लिखा है। तो हमने तुमसे पहले भी बात की है। अब मुझे बताओ कि कहानी में और निबंध में क्या अंतर होता है? ये क्या है? ये कहानी नहीं है, ये निबंध है। तो कहानी में क्या क्या होता है? सच्ची नहीं होती कहानी, कोई जरूरी नहीं है कि सच्ची हो, सब कल्पना से। राजा रानी को किसने देखा भाई? कहानियां तमाम होती है। एक खरगोश बोला और शेर बोला, ये सब क्या है? कौन सा शेर कहेगा कि मैं तुम्हें खाऊंगा? ये कौन सी चीज है? कहानी में घटना होती है, कोई संवाद भी होते हैं, घटना होती है, भाव होते हैं। देखो, भाव हर एक चीज है, बिना भाव के तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। निबंध क्या होता है? किसी भी विषय पर अपने विचारों को जब हम ढंग से बांधने का क्या मतलब है? रस्सी से नहीं, एक जगह अच्छी तरीके से उनको हम सजा के, और तब जब हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं तब हम उसको निबंध कहते हैं। बांधना किसी चीज को, तो ये मतलब नहीं है कि रस्सी से बांधा। बिखरी हुई चीजें हैं, बिखरी हुई हैं। जब हम आंख बंद करते हैं और हम तुमसे कोई भी शब्द कहें कि इसके बारे में कुछ बोलो, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। जैसे हमने वर्षा के बारे में कहा तुमसे, तो अगर सब एक शब्द बोलो फटाफट, कुछ भी एक ही वर्ड बोलना। तेज हो रही है। तेज। वर्षा से तुमने एक शब्द सोचा, तेज। जल्दी सोच के बताओ। वर्षा से बारिश। एक वर्ड बोलो, केवल एक शब्द, कुछ भी, बारिश से जो चीज दिमाग में आती है। बाढ़। अरे वेरी गुड। कीचड़। अरे अच्छी चीज भी कोई बोल दो। चलो। गीला। बिजली। पेड़ का गिरना। ये बहुत सारे शब्द हो गए, वैसे आउट हो गई तुम। एक शब्द बोलो, जल्दी बोलो। गर्मी। हाँ ठीक है, कि गर्मी के बाद पर, हाँ आंधी और क्या चीज? ठंड और कुछ अच्छी चीजें भी बोलो। हाँ, मेंढक। हाँ, और मोर और फूल खिलते हैं। तो तुम्हारे विचार जो हैं कैसे हुए? अलग अलग भाव के हुए।
कुछ सुंदर हैं और कुछ परेशानी वाले हैं, है ना। तो इसको बांध के जब लिखोगे तब, अभी तो बिखरे बिखरे हैं, किसी ने कुछ कहा कि अगर हम ऐसे ही लिखने लगे, सर्दी भी लगती है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, मेंढक बोलते हैं, तो कैसा लगेगा? बिखरा हुआ लगेगा। जैसे तुम अपनी थाली लो, एक कटोरी बाहर रखाओ, एक कटोरी नल के पास रखाओ, अभी कह लो खाना खा लो, तो कैसे खाएंगे? जब हम ठीक से थाली में लगाएंगे, 4 कटोरी में दाल सब्जी दही सब रखेंगे, साइड में चावल रखेंगे, रोटी रखेंगे, फिर हम परसेंगे, तो वो हमारा निबंध हो जाएगा। तो पहले हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे कि गर्मी के बाद वर्षा आती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, बादल आते हैं, मोर भी नाचते दिखते हैं, ये सब है। फिर लोगों लेकिन बारिश से नुकसान भी होते हैं, बाढ़ भी आ जाती है, कीचड़ हो जाती है ना। फिर लेकिन बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग की जो भी फसल है, कृषि है, वो वर्षा से कारण ही होती है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा निबंध। तो सरदार पूर्ण सिंह ने किस विषय पर लिखा है? सच्ची वीरता। तो हमें ये बताओ कि ये सच्ची का क्यों इन्होंने किया है? सच्ची से क्या मतलब है? सही, मतलब वीरता वीरता होती है, सच्ची वीरता क्यों लिखा? हर तरह की वीरता नहीं, मतलब सच्ची वीरता। देखो, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जो टाइटल होता है, जो शीर्षक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी से तुम्हें पूरा निबंध समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वीर ऐसे दिखाते हैं, हम बहुत वीर हैं, हम बहुत वीर हैं, और पता चला जरा सी बात हुई और डर के भाग गए। बड़े बड़े भाषण लोग देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो पीछे हट जाते हैं, साथ नहीं दे। तो ये कह रहे हैं कि वीरता एक तो सिर्फ शब्दों की वीरता होती है, हम दुनिया को बता रहे हैं हम बहुत वीर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सच्चे वीर कैसे होते हैं? वो आकाश की तरह स्थिर होते हैं। आसमान हमारे सिर पर गिर नहीं पड़ता, जिसको हम आकाश कहते हैं। अगर विज्ञान के हिसाब से देखो तो आकाश खाली है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। आकाश में सारे ग्रह हैं, तारे हैं, आकाश की तरह स्थिर हैं और सागर की तरह गंभीर हैं। मतलब बहुत गहरे हैं, गहराई है उनमें, वो ऊपरी ऊपरी बातें नहीं करते और वो शांत रहते हैं। लेकिन जब कोई चुनौती आती है तो वो ऐसे दहाड़ते हैं शेर की तरह। शेर की उपमा हमेशा दी जाती है जब निडर की बात करी जाती है। शेर किसी से नहीं डरता, तो कहते हैं शेर की तरह दहाड़ते जब मौका आता है, जब कोई चुनौती आती है। और वो दहाड़, वो कहते हैं सदियों तक सुनाई देती है। इसका क्या अर्थ है कि किसी की आवाज़ नहीं है कि हम 100 साल पहले कोई ने बोल दिया और आज भी हम सुन रहे हैं, नहीं, सदियों तक सुनाई देती है का अर्थ ये है कि बहुत कई 100 सालों तक लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी बातों का असर रहता है। ये असली वाली दहाड़ नहीं कि एक बार किया और ख़त्म हो गई फिर हम भूल जाएंगे, नहीं। उन्होंने या तो वो इस तरह की ऊपरी बातें करते नहीं है, शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ऐसे नहीं कि डगमगा गए, आज किसी ने कुछ कहा तो उधर चले गए, कल किसी ने कुछ कहा, नहीं, अपनी बातों पर स्थिर रहते हैं, उनकी बातों में गहराई होती है और या तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो सदियों तक उनकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर टिका रहता है ना। अच्छा, एक वो ये कहते हैं कि जो असली वीर होता है वो किसी से नहीं डरता। तो बागी गुलाम, एक शब्द इसमें आया है, बागी गुलाम। अब बागी का क्या मतलब होता है? गुलाम कौन होता है? नौकर नहीं गुलाम होता। नौकर तो जैसे तुमने पैसे दिए और वो आपका काम करा, बंदी भी। और गुलाम कौन होता है? जो कि आपके हर आदेश का पालन करे। अच्छा आपने कहा, बुरा कहा, गलत कहा,
गुलामी तो वही होती है कि जिसमें स्वतंत्रता बिल्कुल ही नहीं है, खुद अपना सोचने करने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो लोग गुलाम कहलाते हैं। हम लोग जब कहते हैं कि 200 साल अंग्रेज़ों ने हमसे गुलामी करवाई भारत से, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे दादा परदादा को उन्होंने रस्सियों में बांध के रखा था या सारे भारत के लोग जेल में थे। नहीं, जेल में नहीं थे, अपना काम कर रहे थे, नहाना खाना नौकरी भी कर रहे थे, टीचर लोग पढ़ा भी रहे थे, वकील लोग कोर्ट भी जा रहे थे, किसान लोग खेती भी कर रहे थे, मगर हम गुलाम थे। वो जो चाहते थे हम वही करते थे। वो कह देते थे कि यहाँ पे भारतीय इसी जगह तक आओ और इस गेट में नहीं घुसो, तो नहीं जा सकते थे। तो ये गुलामी थी। तो बागी गुलाम कौन हुआ? बागी का मतलब है कि जिसने कहा कि नहीं, मैं गुलाम नहीं हूं। और बागी अच्छा शब्द नहीं है। बागी या विद्रोही किसी से कहना ये अच्छा शब्द नहीं है। तो बागी उस आदमी को कौन कहेगा? उसके फ्रेंड्स नहीं कहेंगे। बागी उसको वो कहेगा जिसने उसे गुलाम बनाया है। जिस दिन उसने बात माननी बंद कर दी वो बागी कहलाएगा। तो अंग्रेज लोग हमको बागी कहते थे 1857 का विद्रोह। हम कहते हैं कि नहीं, वो विद्रोह नहीं था, आज़ादी की लड़ाई थी। तो सोचने का ढंग होता है। तो एक गुलाम था जिसने कि बादशाह से कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बात सही नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि हम तुम्हें अभी मार डालेंगे, अभी मार सकता हूँ, तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा तिरस्कार मैं तब भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा अपमान तब भी कर सकता हूँ। तुम्हारा हक केवल मेरे शरीर पर है। तो जो लोग सिर्फ शरीर को मान करके डर जाते हैं, शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं। केंद्र क्या होता है? केंद्र ये है, ये केंद्र है जहां से चारों तरफ के रास्ते जाते हैं। केंद्र वो है। दिल्ली हमारे देश का केंद्र है, सारी राज्यों के वहीं से संचालन होता है। तो उसने कहा कि जो लोग शरीर को केंद्र मानते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि कितना आसान है किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को गोली मार देना, किसी को कमरे में बंद कर देना, किसी को भूखा रखना। और जो सच्चे वीर होते हो कहते तुम हमारे शरीर को ही तो चोट पहुंचा सकते हो, मेरे विचारों को कैद थोड़ी कर सकते हो। मैं जो सोचती हूँ मैं सोचती रहूंगी, क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि तुमसे बढ़कर मैं हूँ, क्योंकि तुम मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो मेरा शरीर ही तो समाप्त हो जाएगा। मैं तब भी तुम्हारा तिरस्कार मतलब अपमान या तुमको नीचा दिखा सकता हूँ। अपमान भी नहीं, नीचा दिखाना। उसने कहा कि तुम समझ रहे हो कि तुम बादशाह हो, मैं गुलाम हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हारी ताकत सिर्फ मेरे शरीर तक है। तुम्हारी ताकत सिर्फ मेरे शरीर तक है। मेरे विचारों को तुम थोड़ी कैद कर सकते हो। मेरे विचारों को ना सूली पे नहीं चढ़ा सकते, मेरे विचारों को तलवार से नहीं काट सकते, इसलिए मैं तब भी तुम्हें नीचा दिखा सकता हूँ। लोग यही कहेंगे कि देखो उसने बादशाह की बात अंतिम समय तक नहीं मानी। इसके मतलब क्या हुए कि बादशाह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वो बोलता है। असली बादशाह तो वो है जो विचारों को खत्म करके दिखाए। तो ऐसा बादशाह दुनिया में कौन है? कोई नहीं है, हैं? अच्छा, तो राजाओं के लोग ऊपरी मन से पूजा करते हैं, ऊपरी मन से पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राजाओं की बात मानने में हमारी भलाई है, लेकिन वो ये मन से जानते हैं कि राजा केवल हमारे शरीर का मालिक हो सकता है। ठीक है? सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से दिलों को
बांध लेते हैं। सच्चे वीर लोगों के दिलों पे राज करते हैं, वो उनके शरीरों पे राज नहीं करते। गांधी जी सच्चे वीर थे, ना उनके पास तीर थी, ना तलवार था, ना कुछ भी नहीं थे, पर उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, लोगों को इतना समझ में आई और लोगों ने अंग्रेज़ों को भगा दिया। अकेले गांधी जी ने थोड़ी भगाया, लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनकर उन्होंने जो कुछ भी किया कि नहीं, हम अंग्रेज़ी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेज़ी माल नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेज़ों के कहे पे नहीं चलेंगे। जब सब खड़े हो गए तो अंग्रेज़ों के पास कोई चारा नहीं बचा। तो गांधी जी से बड़ा वीर कौन था? कोई नहीं था। और वो कितने दुबले पतले से थे, एक लाठी लेके, खैर जब वो अपने युवा दिनों में थोड़ी लाठी लेके चलते थे, जब से उन्होंने शुरू किया हो तो बाद में चलने लगे लाठी लेके, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था, प्यार का हथियार था। और लोगों को समझा उन्होंने कि लोगों को क्या चाहिए, और उन्होंने केवल अपनी बातों से लोगों को बांध लिया। रस्सी से नहीं बांधा, डर दिखाया नहीं, जेल नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों ने उनको कितनी सारी बार जेल में फेंका, डाला ना। अच्छा, अब एक थे मंसूर, जो ये कहते थे कि मैं खुदा हूँ, किसी को डराने के लिए नहीं। वो ये कहते थे मैं ही खुदा हूँ, क्योंकि खुदा का हिस्सा मेरे अंदर है, मैं खुदा हूँ। और इसी चीज़ को हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं, मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ईश्वर का अंश हूँ। और इसी के ऊपर पूरे धर्म बन गया कि भाई हमारे अंदर ईश्वर है, दूसरों में भी ईश्वर देखो और तुम दूसरों को प्यार करो। जैसे ईश्वर माना जाता है कि सबका पालन करता है, तो हम भी दूसरों का पालन करें, वो हमारा पालन करें, सब मिलजुल कर रहें। सबके अंदर ईश्वर का अंश है, कोई पापी नहीं है, कोई गंदा नहीं है, कोई खराब नहीं है। तो मंसूर कहते थे, तो उसको भी बहुत विरोध हुआ। लोग क्या समझते कि ईश्वर को खुद को कह रहा है तो इसको बड़ा घमंड है। उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, उसको मार डाला मंसूर को, और मारा, और वो अंत तक यही कहता रहा, अनल हक। अपनी बुक में ये शब्द ध्यान से देखना, अनल हक। ये शायद फारसी का शब्द है, उर्दू का भी नहीं है। अनल हक, मेरे अंदर ईश्वर है, मैं खुदा हूँ। और मैं खुदा हूँ का क्या मतलब है? मतलब ये मतलब नहीं, मतलब ये है कि मैं, पूरे संसार मेरा ही है। जब हम ये समझने लगेंगे कि पूरा संसार मेरा ही है, तो हमारा लड़ाई झगड़ा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लोग हमें अच्छे लगने लगेंगे, हम बहुत प्यार करने लगेंगे, है ना। तो इन्होंने ये लिखा कि पत्थर मार मार कर दुनिया ने उनके शरीर की बुरी दशा की, पर उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला कि अनल हक। तो पत्थर मारे राजा ने कहा कि ये तो हमारा धर्म को मानता ही नहीं, तो अपने आप को खुदा कह रहा है, मारो इसको पत्थर। तो पत्थर मारने से क्या उसके विचारों को पत्थर लगे? किसको पत्थर लगे? शरीर को पत्थर लगे। तो इन्होंने शब्द कितने सुंदर लिखा है कि उस मर्द के मुंह से। मर्द किसको बोला जाता है? कहा यह जाता है कि जो बहुत मजबूत होता है और बहुत ताकतवर होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? मर्द को दर्द नहीं होता है। तो लड़कों को यही सिखाया जाता है कि तुम रो नहीं सकते क्योंकि मर्द को, अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है। तो मर्द हम लोग उसको समझते हैं जो दूसरों को थप्पड़ मार सके और गालियां दे सके और गोली मार सके। नहीं होता ऐसा, लेकिन ऐसा मर्द हमें नहीं चाहिए। अच्छा, महाराजा रणजीत, अच्छा देखो, इन्होंने पूरी कहानियाँ किसी की भी नहीं दी हैं, मगर इस निबंध में बहुत सारी कहानियाँ आई हैं। इससे क्या होगा कि जब तुम इसको और ध्यान से पढ़ोगे अलग अलग, अभी तो मैं तुम्हें खाली बता रही हूँ, तो क्या होगा कि हर एक के बारे में अलग अलग ढूंढ के लाइब्रेरी में पढ़ो। महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर तो अभी टीवी में भी आ रहा है एक शो। उन्होंने पूरे पंजाब को एकता के उसमें बांधा।
उन्होंने कहा ये छोटे छोटे राज्य हैं, हमारे ऊपर सब लोग दूसरे विदेशी लोग कब्जा कर लेंगे, हमको मिल के रहना है, पूरे पंजाब को हम एक बनाएंगे। तो ये अपनी फौज लेके जा रहे थे और इन्होंने, एक नदी थी उसमें बाढ़ आई हुई थी, जैसे तुमने अभी बोला कि बाढ़, तो बाढ़ आई हुई थी नदी में। अब सारे लोग रुक गए कि हाय हाय अब हम पार कैसे जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि सिर्फ अपने मन में अगर हम मजबूती रखें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कहानी, ये है कहानी, लोग अब कहानी बन गई, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि असली क्या हुआ था। लोगों ने, उनने अपने दादी ने पोते को सुनाई, पोते ने अपने पोते को सुनाई, तो हम लोगों तक पहुंची। तो कहा यह जाता है कि अटक नाम की नदी थी, वहाँ जाके पूरी फौज रुक गई कि अरे हम महाराजा साहब अब हम नहीं जा सकते आगे। तो उन्होंने अपना घोड़ा कुदा दिया नदी में और लोगों ने कहानी ये बनाई कि नदी सूख गई और सारी फौज उस पार पहुँच गई। वो सूखी नहीं भी हो तो इसका क्या मतलब है कि लोगों के दिल से डर निकल गया और लोगों ने अपने घोड़े पीछे पीछे कुदा दिए और सब लोग उस पार चले गए। सिर्फ अपने मन का डर उन्होंने कहा, उन्होंने अपना घोड़ा कुदाया और पीछे पीछे। तो जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीड करते हैं, वो आगे बढ़ के नेतृत्व करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो मन से डर को निकाल दो। अगर वो भी डर के खड़े हो जाते कि चलो भाई कुछ सोचते अब क्या करना चाहिए, तो और डर जाते सब लोग, जोश खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। अब नेपोलियन फ्रांस के राजा थे, बहुत बड़े वीर थे। उन्होंने, वो भी अपनी फौज को लेके कहीं चल रहे थे। तो जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, ऐसे ही वहाँ पे एल्प्स है, एल्प्स पर्वत, एल्प्स, और बहुत ऊंचा पर्वत है। हिमालय भी ऊंचा है, एल्प्स भी बहुत ऊंचा है। हिमालय से ऊंचा तो नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटियां हिमालय की है, लेकिन एल्प्स भी बहुत ऊंचा है। और यूरोप तो ठंडा देश है ही है, तो वहाँ मतलब महाद्वीप, तो एल्प्स पे अक्सर बर्फ़ तो रहती ही है। तो इनकी फौज ने कहा भाई कैसे चढ़ेंगे और कैसे पार करेंगे। तो इन्होंने देखा कि सब डर रहे हैं और इनका जोश खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मालूम क्या वाक्य कहा, उन्होंने कहा एल्प्स है ही कहाँ, है ही नहीं। सामने खड़े हैं एल्प्स के और कह रहे हैं एल्प्स है नहीं। मतलब तुम अपने मन में सोच लो कि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जैसे छोटी मोटी पहाड़ी पे हम लोग चढ़ जाते हैं, ऐसे चढ़ जाओ, कुछ नहीं है। जितना सोचोगे तुमको उतना ही डर लगेगा, ये तो है ही नहीं। तो सब चढ़ गए, पूरी फौज पार हो गई। यही मन में कहते कहते ये एल्प्स नहीं है, ये एल्प्स नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि ये छोटी मोटा कुछ पहाड़ियाँ हैं और हम लोग पार कर जाएंगे। और पूरी फौज पार हो गई। कैसे पार हो गई, उनके कोई एक्स्ट्रा हाथ पैर तो नहीं बन गए थे ना, वही 2 हाथ और 2 पैर थे, लेकिन उनके मन में शक्ति ज़्यादा आ गई। और किसकी वजह से आई, वीर थे नेपोलियन। नेपोलियन की एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने ये कहा कि डिक्शनरी जानते हो सब लोग, शब्दकोश, उसी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। उन्होंने कहा कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। और उन्होंने अपने जितने भी उनकी प्रजा थी, जितने भी लोग थे, उन्होंने सबको यही सिखाया अपनी फौज को कि ये मान के चलो कि भाई असंभव कुछ भी नहीं है। तो मेरे सामने तो आके बोलना मत कि ये काम नहीं हो सकता। और हुए सब काम, हुए कि नहीं हुए, है ना। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि कभी अगर तुम्हारी दादियों नानियों की दादियों के सामने कहा जाता कि ये बच्चियां सब पढ़ेंगी, तो हो सकता है वो कहती असंभव, नहीं पढ़ पाएंगी इतना। और तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, खुशी से पढ़ रहे हो, शान से पढ़ रहे हो, तो यही है चीज़, ठीक है। अच्छा, एक भेड़ चराने वाली सत्व गुण में डूबी हुई कन्या। सत्व गुण क्या होता है,
सत्व गुण, अपने यहाँ 3 तरह के गुण माने गए हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये माना जाता है कि लोग 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो सत्व गुण बिल्कुल जो साधु होते हैं या बहुत वीर हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे ही अच्छा दूसरों का सोचते हैं, उनके अंदर सत्व गुण से भरा होता है उनका दिल। सबका भला सोचते हैं, सबके लिए सबको प्यार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। रजोगुण, जो कि दुनियादार जिसको कहते हैं, कि दुनिया को समझकर थोड़ा बहुत वो इसमें भी विश्वास करते हैं कि हमें जीवन अच्छे से जीना चाहिए, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, पैसा भी वो कमाते भी हैं, उनको पैसा चाहिए भी होता है, वो रजोगुण। और तम का मतलब अंधेरा, तमोगुण। तमोगुण ऐसा गुण होता है जो कि सचमुच गुण ही नहीं होता, जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने को फायदा चाहते हैं। चोर क्या करता है? दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जो मारपीट करता है वो दूसरे को कष्ट पहुंचा के तब चीज को छीनता है, वो तमोगुण है। ठीक है, तो 3 तरह के लोग होते हैं, जो हत्यारे हैं, जो लूट मार करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं, उनके अंदर तमोगुण होता है, अंधेरा होता है उनका दिल। इस तरह के लोग अधिक होते हैं, इस तरह के लोग बहुत ही कम होते हैं। तो जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था, ऐसे ही फ्रांस के ऊपर भी अंग्रेज़ों का राज्य था। और ये बहुत छोटी उम्र में सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या, इसका नाम ही इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनके सिर्फ विचार थे। ये जब वीरता पे सोच रहे थे तो इनको बहुत कुछ पता था, तो ये केवल अपने विचार लिखते चले गए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ढूंढें कि जिस कन्या की इन्होंने बात की है, इन्होंने सिर्फ फ्रांस लिखा तो समझ में आया हमको कि भाई ढूंढें फ्रांस में कौन सी ऐसी कन्या थी जिसने फ्रांस को शिकस्त से बचा लिया। हार, शिकस्त के मतलब हार, ये उर्दू का शब्द है। शिकस्त के मतलब है हार। ये कन्या जो थी, लड़की जो थी, इसका नाम था जोन ऑफ आर्क। आर्क ये लड़की, और ये तुम लोग की उम्र की लड़की थी, और इसको अंदर से इसको ये शक्ति मिली कि नहीं, हम गुलाम नहीं रहेंगे। और इसने अपने दम पर लोगों को इतना उत्साहित किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया और फ्रांस हार से बच गया। भेड़ चराने वाली, कुछ भी नहीं था उसके पास, भेड़ चरा के अपना जीवन का गुजारा करती थी। और उसके अंदर तो वो वीर हुई कि नहीं हुई? सच्ची वीर हुई। उसने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, उसने केवल अपने उत्साह से लोगों के दिलों में उत्साह जगाया। अब वो कहते हैं कि वीरता की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, हमें बताओ। हाँ, तो अभिव्यक्त करना वर्ड तो तुम्हें पता है, पर अभिव्यक्ति के मतलब क्या होते हैं? रखना या सामने लाना, दिखाना, सामने लाना, दिखाना, सुनाना, समझाना, ये सब अभिव्यक्ति है। अभी मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं ही ना तो मेरी अभिव्यक्ति नहीं हो रही। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि वीरता की अभिव्यक्ति 2 तरीके से होती है। एक तो
अलग अलग तरीके से होती वीरता की अभिव्यक्ति, और वो कहते हैं हर बार वीरता एक अलग रंग में दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कुछ लोग तो ऐसे वीर होते हैं जो कि लड़ाई में, सचमुच की लड़ाई में जाते हैं, तोप तलवार तीर कमान बंदूक, उससे वो वीर दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ भी है, शहीद कहलाते हैं वो लोग, वीर थे, है ना। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि सबको छोड़कर वीर कहलाते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है गौतम बुद्ध का। वो तो खुद ही राजा थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खूब पैसा, महल, बड़ी सी सेना, क्या नहीं था उनके पास, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और जीवन की अच्छी बातों को ढूंढा, ज्ञान के लिए छोड़ दिया सब कुछ, और उस ज्ञान से आज तक सारे संसार का लाभ हो रहा है। तो वो एक अलग तरह के वीर थे। इतनी हिम्मत करी उन्होंने कि सब कुछ छोड़ दिया। देखो, कुछ नहीं होता हमारे पास, उसको छोड़ना मतलब जब कुछ नहीं होता तो हमारे पास छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जो हमारे पास होता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, इसका क्या मतलब है? उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं और उसका दिल सबका दिल हो जाता है। आंटी अगर हम अच्छी बातें बताएंगे तो आंटी वो सब लोग उस चीज को उसको सुनेंगे। लेकिन बहादुर कौन होता है? जो अपने विचार क्या करे? व्यक्त करे। अपने यहाँ पे नहीं कंजूस की तरह रखना है, क्या करना है? उसके साथ बांटे, सबके साथ बांटे। अब उन्होंने तुम्हें इतने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे होते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वीर बनाने के कारखाने नहीं हो सकते, कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती है। एक फ्रिज बनाने की फैक्ट्री है और कार बनाने की फैक्ट्री है, मारुति उद्योग है, ऐसे आप वीर बनाने के कारखाने नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। सब वीर जो है वो एक साधारण बच्चा बनकर ही दुनिया में आते हैं। तो कहते नहीं, लेकिन वो अपने दम पर खड़े होते हैं। देवदार क्या होता है? अरे वृक्ष तो होता है, देखा है कि नहीं देखा है? आंटी वो हमेशा पहाड़ों में जो वृक्ष ये वाले होते हैं। अब तुमको पता है और उसके बाद मत कहना कि हमें नहीं पता है। समझ रहे हो? मैं बनाऊंगी और तुम देखना सबको पता है। क्रिसमस ट्री, ये देखो, ये देवदार के पेड़ कहलाते हैं। और ये ऐसे क्यों होते हैं, कौन बताए? लेकिन ये अपने आप पैदा होते हैं, इनको कोई किसान जाके वहां पे यहाँ हम लोग कोशिश करते गमले में लग जाए भैया, दिन रात मेहनत करते, तब भी वो 10-20 लगाओ तो एक कहीं जा करके गमला तैयार होता है। लेकिन पहाड़ों में देवदार, और इसका पूरा जो सही वर्ड है वो है देवदारू। देव के क्या मतलब? जो भगवान की तरफ से, देव के मतलब ही देवता होते हैं। और ये दार नहीं था पहले, असली चीज क्या है? दारू के मतलब लकड़ी। तो जो भगवान ने जो पेड़ पैदा किया ये वो है। तो जो वीर हैं वो खुद ब खुद वीर बनते हैं। इनको कोई किसान एक पौधे की तरह, फसल की तरह उगा नहीं सकता। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग चिल्लाते हैं ना, मैं वीर हूँ, वो मौका पड़ने पर क्या करते हैं? पीछे। और जो असली वीर हैं वो मौके पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो ही कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते हैं। तो जो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐलान करते रहते हैं
वो सच्चे वीर नहीं होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। जो वीर पुरुष जो होता है वो अपने बल को विकसित भी करता है, बढ़ाता भी है और इकट्ठा करता है। बल कैसे इकट्ठा होता है? अकेले नहीं होता है इकट्ठा, सबको साथ लेके। जैसे तुमको एग्जाम्पल, हम नेपोलियन ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, बल को इकट्ठा करता है। और वो ये कहते हैं कि टीन के बर्तन नहीं होता है वो, कि जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए, पिघल नहीं जाए, टीन नहीं पिघलता है। तो वो कहते हैं कि जैसे टीन का बर्तन होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से आग पे चढ़ाओ। कहते हैं ना कि अगर भून भून के कोई चीज़ बनानी है तो भारी पतीले में चढ़ाओ, भारी कढ़ाई चढ़ाओ। घर में बोलते हैं कि नहीं बोलते? और जो टीन के पतले वाले होते हैं वो चाय के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें क्या होगा, कहाँ पे लगेगी? नीचे। तो वो कहते हैं कि जो वीर होता है वो टीन के बर्तन की तरह नहीं होता कि जल्दी से ठंडा हो जाए और जल्दी से गर्म हो जाए। वो कैसा होता है कि सदियों तक नीचे आग जलती हो तो भी गर्म हो, और उस पर बर्फ़ जम जाए तो भी अंदर तक वो गर्मी उसकी कहीं ना जाए। बर्फ़ कैसे होगी? असली में थोड़ी आदमी को बर्फ़ से ढक दोगे तुम। कैसे बर्फ़ होगी? लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा, शासन आपके साथ सहयोग नहीं करेगा, कोई जो अपने आप को राजा कहता है वो आपको तकलीफ देगा, गवर्नमेंट आपको तकलीफ देगी, लेकिन आपके अंदर का जोश बना रहेगा। ठीक है। जब हम अपने वीरों का जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके, बस ये आखिरी वर्ड ये ध्यान से समझना, ये कहते हैं अभिन्न। भिन्न के क्या मतलब होते हैं? अलग। और जब अ का प्रत्यय लग जाता है तो जो अलग नहीं। तो वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो किसी राजा, किसी सरकार के बनाए नियमों पर बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। नियम कौन से है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक के मतलब जो हमारे अच्छी बातें हैं, जो अलग अलग धर्मों ने सिखाई हैं, जो बड़े बड़े संत महात्माओं ने बोला है, क्या क्या चीज़ें, किसी को तकलीफ मत दो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में एक जैसी। जो अपने आप को इन नियमों से जोड़ के चलता है, अलग नहीं, अलग नहीं। ये क्या मतलब हुआ? नहीं। जो इन नियमों से अपने को जोड़ के चलता है वो ही सच्चा वीर है। अगर वो इन नियमों से अपने को नहीं जोड़ेगा तो जो भी सरकार या जो भी राजा उससे कुछ भी करवाएगा फिर तो वो गुलाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो अपनी बात को अंदर मान के चलता है। वो कह रहा है कि अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के तल में घुसो। वो कह रहा है यहाँ पे खड़े होना है। यहाँ पे तुम्हें बाहर का सब कुछ नज़र आ रहा है और बाहर का असर तुम पे ज़्यादा होगा। अगर हम एक सर्कल सब लोग बना लें और एक बच्चे को तो हम अंदर खड़ा करेंगे तो वो केंद्र होगा। अगर बाहर अटैक होगा तो तुम लोग झेल लोगे। इसको मान लो मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये केंद्र में है। इसी तरह हम अपने जीवन में अपनी अच्छी बातों को केंद्र बनाएं। बाहर के सर्कल को हम बाहर की तरफ नहीं चलेंगे, हमारा रुख ऐसा नहीं होगा, हमारा रुख ऐसे होना चाहिए। तो जब हम सुनेंगे दिल की बात तब क्या होगा? केंद्र में हम बाहर की तरफ से ज़्यादा प्रभाव हम पर नहीं, कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता। जीवन की तहों में घुसो। तह क्या है? लेयर। हाँ, हिंदी में बताओ। परत। इसकी तह कहाँ है? हमने यहाँ से छेद करना शुरू किया तो इसकी तह जो है यहाँ पे जाके निकलेगी, तह। तो वो कहते हैं कि जीवन की तह में असली बात
ढूंढो और तब तुम सच्चे वीर होगे। तो ये सारे वर्ड्स आप करेंगे होमवर्क में, जितने वर्ड्स हैं इसमें जो नए आए हैं, और आप सर्च करेंगे, किताब लाइब्रेरी में ढूंढेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, जोन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ेंगे, रणजीत सिंह का पढ़ेंगे, और हमें बताएंगे कि और क्या नई बातें आपको मिली। थैंक यू। वेलकम।